हेलो दोस्तों, कुमाऊँ जेई चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको जो है पीरियोडिक टेबल में उसकी हिस्ट्री से लेकर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तक और थोड़ा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इंट्रोडक्शन तक कराने वाला हूँ। तो अब शुरू करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? सबसे पहले आए थे हमारे डोबर्नियर भाई साहब, ठीक है। उन्होंने क्या दिए थे? डोबर्नियर ट्राइड्स दिए थे कि मान लो अगर एक एलिमेंट ये है और दूसरा एलिमेंट ये है तो उसका कुछ एटॉमिक मास है दोनों का। तो दोनों का जब अपन एवरेज लेते हैं ना, तो फिर जो मास आता है ना, हाँ, तो अगर 3 एलिमेंट है ना, 1 2 3, इसका एक मास है, इसका मास है, तो इन दोनों का जो मास है, इन दोनों मास का जो एवरेज है ना, वो इस बीच वाले का मास आएगा। तो उसने ये चीज़ बताई थी, ठीक है। और न्यूलैंड ऑक्टेव वही कि मतलब सारे का पादा नहीं सा कि अगर ये 7 एलिमेंट है तो 8वें एलिमेंट की पहले से प्रॉपर्टी सेम होगी, इसकी इससे होगी, इसकी इससे होगी। फिर तो अपन 9th क्लास में पढ़ते हैं थोड़ा। लोथरमेयर का, बस लोथरमेयर ने क्या किया था कि ग्राफ प्लॉट कर दिया था एटॉमिक मास और उसमें मतलब कि इस ऐसे ऐसा कुछ ग्राफ ड्रॉ किया था ग्रुप्स के हिसाब से। तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर आ गई थी, तो उसने कर्व बना दिया। लोग कोई ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। फिर आया हमारे मेंडली भाई साहब, इन्होंने मस्त पीरियड टेबल दी। इनको हम मतलब कि इनका बहुत बड़ा रोल है पीरियड टेबल में। तो इनकी पीरियड टेबल ऐसी थी, 8 ग्रुप थे उसके अंदर। एक मिनट, इनकी पीरियड टेबल ऐसी थी, उनके 8 ग्रुप थे उनके उसके अंदर, और 12 सीरीज थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। और हर ग्रुप जो है ना वो 2 पार्ट्स में बटा हुआ था। 1 से लेकर 7 तक तो 2 पार्ट में बटा हुआ था। 8th को उन्होंने 3 पार्ट में बांटा था। तो ये क्या है ना, 4 चीज़ें इनको याद कर लेना कि उन्होंने कुछ प्रेडिक्शंस करी थी। ये गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम, टेलूरियम है ना, हाँ, टेलूरियम, ये सब है ना, ये डिस्कवर नहीं हुए थे, तो उन्होंने पहले से प्रेडिक्ट कर दिया था। तो शायद वो संस्कृत भाषा को उन्होंने वो देने के लिए, ट्रिब्यूट देने के लिए, ये इनका नाम एक है एल्यूमिनियम, एक है बोरोन, एक है सिलिकन, एक है मैंगनीज, ये दिए थे क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ इनसे मिलती थी। मतलब कि इन्होंने ऐसे किया था, इसके बाद ये आना ही चाहिए, प्रेडिक्ट कर दिया था। तो एक है एल्यूमिनियम गैलियम होता है, एक है बोरोन स्कैंडियम होता है, और एक है सिलिकन जर्मेनियम होता है, एक है मैग्नीज, एक है मैग्नीज टेलूरियम है कि टेक्नेटियम है, एक बार मैं चेक करके बताता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा आँखों का धोखा हो गया, ये टेक्नेटियम है। ओहो, ये जो है टेक्नेटियम है। थोड़ा सा इसको, टेलूरियम नहीं था, ये टेक्नेटियम है। ये भी बड़ा है। हाँ, तो इसकी इनके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। जैसे इन्होंने हाइड्रोजन की जो पोजीशन है ना वो बताई नहीं, मतलब इनको खुद को ही नहीं पता चली। आज भी हाइड्रोजन की पोजीशन है ही नहीं कुछ ढंग की। इन्होंने आइसोटॉप्स की पोजीशन को वो नहीं बताया नहीं था। इन्होंने कुछ एलिमेंट्स की जो है ना पोजीशन रॉन्ग बता दी, जैसे ये यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड, प्लेटिनम, तो ऐसा कुछ था। तो मेंडलीव की पीरियड टेबल ख़त्म होती है। फिर आया हेनरी मूजले साहब, ठीक है। हेनरी मूजले साहब आए और उन्होंने क्या किया ना, ऐसे पंगे ले रहे थे कुछ मेटल से और इलेक्ट्रॉन से। मेटल पे इलेक्ट्रॉन हिट करे उन्होंने, फिर जो है वो निकली, फिर कुछ रेज निकली। उसकी फ्रिक्वेंसी के साथ ना एटॉमिक मास का ग्राफ बनाया, जैसे गंदा सा आया, और फिर एटॉमिक नंबर के साथ बनाया ना, स्ट्रेट लाइन आ गई। उनको एकदम है ना, उनकी आंखें फटी फटी रही, भाई ये क्या हो गया। फिर उन्होंने क्या किया ना, ये चीज़ बताई। फिर जो है बोहर है ना, उसने मेंडलीव पीरियड टेबल को तोड़ मरोड़ के ना मॉडर्न पीरियड टेबल बनाई, जो कि बेस्ड होती है जो कि बेस्ड है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वही है जो अपन 9th क्लास में पढ़ते थे कि प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द एटॉमिक नंबर, और जो मेंडली वाला था वो लॉ था, वो एटॉमिक मास था उसके अंदर। इसकी IPSC नेमिंग होती है। ये ज़ीरो का मतलब नील होता है, 1 का मतलब उन होता है, 2 का मतलब बाई होता है, ये ट्राई क्वाड है, पेंट हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, एंड, हाँ, तो कुछ वो होती है नेमिंग होती है।
अगर मान लो कि ये 101 का नाम बताना है अपने को, तो हो गया अनिल अनियम, अनिल अनियम जो भी है। अगर मान लो 110 का बताना है या 118 का बताना है मान लो, तो अन ऑक्टियम ऑक्टीनियम अनन ऑक्टीनियम ऐसे कुछ है। तो क्वेश्चन वगैरह आते हैं उसमें पता चल जाएगा, देखते हैं कि हाँ अगर इन सब में से कोई है तो नंबर पता चल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं थोड़ी सी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। तो ये एटम होता है, ये एटम होता है, ये न्यूक्लियस है, और ये जो है ये आउटर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो क्या होता है ना, इसको गिफ्ट देना है बाहर वाले को। अब ये गिफ्ट देने जाता है, पर यहाँ पे देखता है कि ये इतने सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इतने सारे इलेक्ट्रॉन, इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं। तो जब गिफ्ट देने जाता है थोड़ा सारे ले लेते हैं, इस बेचारे को मिल ही नहीं पाता, मुझे थोड़ा सा ही मिलता है। तो इसको अपन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की तरह से समझ सकते हैं कि ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेता है, मतलब कि इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन ये सारे है ना इसको अंदर आने से रोक देते हैं, ठीक है। तो इसके प्रति चार्ज कम लग पाता है। अभी है ना यहाँ देखो ये न्यूक्लियर चार्ज है इसका, ये वाले जो है ना येलो वाले इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स है, और ये जो है ना लास्ट वाला आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो देख सकते हो सारे न्यूक्लियर चार्ज यही खा जाते हैं, इसको बेचारे कुछ मिल नहीं पाता। अब ये सारे ना ऑर्बिटल्स होते हैं, तो अगर यहाँ पे एस ऑर्बिटल हुआ ना तो सबसे स्ट्रॉन्ग शील्डिंग करेगा, मतलब ये हो जाएगी कितनी बढ़िया शील्ड हो जाएगी, है ना। अगर पी है ना तो थोड़ी सी कमज़ोर करेगा, बिल्कुल कम्बल जैसी, और डी है ना तो ये चादर जैसी करेगा, और एफ है तो सबसे कमज़ोर चुन्नी एकदम बिल्कुल, ये ज़्यादा कुछ शील्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसमें क्या है वो क्या बोलते हैं इसको, स्लेटर रूल, वो सब अभी नहीं करा है मैंने, बाद में करा दूँगा। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या है ना, इसमें सबसे कमज़ोर था मैं, फिर इसमें मैंने प्रैक्टिस करी, पढ़ा ढंग से, फिर अभी है ना अभी एकदम चुटकियों में आती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मेरे को। पहले 1s 2s वो सब याद नहीं होता था, अभी आराम से आता है सब कुछ। तो इसमें 4 प्रिंसिपल होते हैं, ऑब्बो प्रिंसिपल, और सबसे पहले ऑब्बो प्रिंसिपल देखते हैं। तो अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना तो उसके अंदर एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल है ना वो एन पे डिपेंड करती है, मतलब अगर ये 1 2 3 4 अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, सब में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो फिर एनर्जी जो है ना वो इस पर डिपेंड करती है कि इसके ये नंबर क्या है। अगर 1 है 1s 2s में 1 का नंबर छोटा है तो छोटा होगा, ये 2 बराबर है, इसमें नंबर के हिसाब से क्या हो, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। मेन तो ये चीज़ है कि अगर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है ना तो उसकी एनर्जी है ना n+l पे डिपेंड करेगी, ये 1s ये इस पे n+l पर डिपेंड करेगी। तो उस n+l रूल से ना अपन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का वो 1s 2s वो सब बनाएंगे, पर पहले एक बार हंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी सीख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो क्या होता है ना, एक सबशेल है, उसका जो सीधे से समझाता हूँ, ये सबशेल है, ठीक है। इसमें अपने को इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो अपन ऐसे भर सकते हैं, मतलब अगर अपने को इलेक्ट्रॉन भरना है ना पहले सब में एक भरेंगे, चाहे ऊपर की तरफ स्पिन हो चाहे नीचे की तरफ स्पिन हो, ठीक है। या फिर अगर 2 इलेक्ट्रॉन भरने ऐसे ही भर सकते हैं, इसको इधर भी भर सकते हैं, इधर भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अपन को 3 भरने हैं, अपन ने इसमें ठूस दिया फिर इसमें ठूस दिया, ये दोनों खाली रहेगा, ऐसे नहीं, पहले ये भरेंगे, फिर जब ये भर जाएंगे तब ये वाला भरेगा। अब मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, ये इसका फॉर्मूला होता है 2 × σs + 1, मतलब कि इसमें नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने होते हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस कर देते हैं। तो हंड्रेड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब समझते हैं अभी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये देखें ना, अपन इसको और जूम नहीं कर सकता है मैं सर, और जूम तो नहीं होगा, हाँ। तो अगर ये है ना तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए अपने, तो ये कितनी बार शेयर हो सकते हैं, या तो ये इधर जाएगा, ठीक है,
ये इसके साथ जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ़ शेयर तो नंबर ऑफ़ एक्सचेंज तो एक ही है ना, ये बंदा यहाँ रहता है, यहाँ रहता है, ये खाली है, तो ये आपस में एक बार ही एक्सचेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूले में वैल्यू डालते हैं 1 और फिर आंसर आता है 3। अगर अपन ऐसे देखें ना, ये इसको अपन ऐसे समझते हैं, ये घर है बड़ा सारा, ठीक है, उसमें ना अलग अलग लोग रहते हैं। एक घर है, उसमें 2 मंजिल है। इसको भाई केमिस्ट्री से रिलेट मत करना, इसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक सीधा बंदा रहता है, यहाँ पे उल्टा बंदा रहता है। ये सीधे बंदों की बस्ती है, ये उल्टे बंदों की बस्ती है, ठीक है। ये नीचे में सीधे बंदे, नीचे में उल्टे बंदे रह सकते हैं और ऊपर में सीधे बंदे। तो अभी यहाँ पे देखें ना अपन, तो ये सीधे सीधे बंदे हैं, और ये एक्सचेंज है ना सिर्फ अपनी मंजिल में कर सकते हैं। अगर नीचे आ गए ना, इनको ठोक देंगे लोग, ठीक है। यहाँ पे कोई नहीं रहता, यहाँ भी कोई नहीं रहता, ठीक है। अगर ये एक्सचेंज करें ना आपस में, अरे यार क्या हो गया, हाँ पूरी ड्राइंग ही चली मेरी। हाँ, तो यहाँ पे सीधे बंदे रह सकते हैं, यहाँ पे उल्टे बंदे रह सकते हैं। तो ये अपने पास पहले 2 सीधे बंदे हैं। अगर ये एक्सचेंज करे तो एक इसके साथ कर सकता है, एक इसके साथ कर सकता है। ये इसने इसको 10 रुपये दिए, इसने इसको 10 रुपये दिए, तो 2 ही एक्सचेंज हुए, सॉरी एक ही एक्सचेंज हुआ इधर इधर। तो यहाँ पे फॉर्मूला वैल्यू डालते हैं तो 3 आ जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये कोई नहीं रहता और ये 2 उल्टे बंदे रहते तो ये आपस में एक्सचेंज करेंगे, एक ही करेंगे, ठीक है। तो इनका जो है ना ये एक्सचेंज, ये माइनस, इसको अपन -1 कह सकते हैं। तो इसका जो जब अपन इस फॉर्मूले डालते हैं ना, इसकी वैल्यू 3 आती है, ठीक है। और अब ना यहाँ पे एक सीधा बंदा रहता है, यहाँ पे एक उल्टा बंदा रहता है, ये दोनों खाली है। ये ऊपर नीचे तो एक्सचेंज कर नहीं सकती क्योंकि उल्टे सीधे बंदे हैं, ठीक है। तो ये इसके साथ किसी के साथ एक्सचेंज नहीं करता, तो इसका एक्सचेंज 0 हो गया। ये भी नहीं कर सकता, इसका भी 0 हो गया। तो अपन ने फॉर्मूले वैल्यू डाल दी 0, आंसर आ गया 1, ठीक है। और अगर ऐसा है कि हाँ चलो वो भी ठीक है, मतलब ये दोनों एक से मतलब समझाने के लिए कहा। ये तो ऑर्बिटल में ये एक अपन ने उल्टा भर दिया, एक अपन ने सीधा भर दिया, और ये अपन ने ये उल्टा सीधा एक में भर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है ना कि अभी देखो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, सबसे ज़्यादा नंबर किधर आ रहा है, इसका तो 1 आ रहा है, इसका 1 आ रहा है, इसका 3 आ रहा है, इसका 3 आ रहा है। तो इससे एक चीज़ समझ आ रही है कि अगर सब इस ऐसे एक सब जो एक साथ हैं वो सारे इसमें रहना है, मतलब एक साथ में, सीधी सी बात है। अगर यहाँ पे ऊपर स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन रहे ना, ठीक है, तो यहाँ पे 3 होगी। मतलब अगर अपन सीधा सीधा भरे ना, एक में ना ठूसे, ये जो भी ये रूल है ना, पहले यहाँ भर दिए फिर यहाँ भर दिए, ठीक है। अगर अपन इनको सीधा सीधा भरते हैं ना, 3 आता है आंसर। अगर अपन इनको उल्टा उल्टा भरते हैं तो भी 3 आता है। अगर अपन उल्टा सीधा भर देते हैं ना, एक को उल्टा भर दिया, एक को सीधा भर दिया, तो वो फिर नहीं आता। अगर अपन एक में ठूस देते तो भी नहीं आता। इसलिए ये वाले रूल बने हैं कि हाँ, अपन पहले 1 2 3 ऐसे सबको भरेंगे, फिर ये नीचे वाले, फिर ये सब एक, ये है ना प्योर ऑर्बिटल में पहले 1 2 3 ऐसे भरेंगे। जब भर जाएंगे फिर अपने पास और इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तब इसको उल्टा भरेंगे। अगर अपन डायरेक्ट भर दिया ना, अपने 3 इलेक्ट्रॉन है, अपन एक ऐसे भर दिया, एक ऐसे भर दिया, एक ऐसे भर दिया, तो इसको जो अपन एक्सचेंज निकालेंगे ना इनका 1 2 3 ऐसे करके, तो उसकी वैल्यू कम आएगी, सबसे ज़्यादा इनकी आती है। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। अब एक्सचेंज एनर्जी का थोड़ा कंसेप्ट समझते हैं। यहाँ पे क्या होता है ना, ये 3 है, इनके नंबर ऑफ एक्सचेंज जो है ये 3 हो जाएंगे, ठीक है। हाँ ये तो नॉर्मल समझाने के। यहाँ पे एक है, इसका 0 हो जाएगा, ये अभी समझाया था, ठीक है। हाँ, अगर ध्यान से देखें ना, इधर 4 अपने पास है ना, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर अपने 5 बंदे हैं ना, तो पहले अपन सीधे बंदे भरेंगे, फिर अपन उल्टे बंदे भरेंगे, फिर इनकी एक्सचेंज निकालते हैं कि ये ऊपर वाले आपस में कितने एक्सचेंज कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। नीचे वाले आपस में कितना कर सकते हैं, 1 ही कर सकते हैं। तो 3 + 1 हो गया, आंसर 4 आ गया, ठीक है। इसकी 4 हो गया इसका एक्सचेंज एनर्जी। अगर यहाँ पे ऐसा है ना कि घर में 3 सीधे बंदे रहते हैं और 1 उल्टा बंदा रहता है, तो 3 सीधे बंदे आपस में एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, उसका 3 आ जाएगा। ये बंदा किसी के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकता, तो ऊपर जाएगा, इसको मार पड़ेगी, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 3 + 0 है ना, हाँ 3 + 0 है ना, वो 3 हो जाता है। अब एक ऐसे है कि स्टेबिलिटी का कारण क्या होता है कि अपन ने सुना है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। तो इसका कारण पता है क्या है कि
ये है ना, नेचर को सिमिट्री पसंद है, तो सारे सिमिट्री में एक साथ रहते हैं ना, तो स्टेबल रहता है। दूसरी बात ये है कि इनकी एक्सचेंज एनर्जी है ना, ये 3 और 6, ये जो 2 एक्सचेंज एनर्जी है ना सबसे स्टेबल रहती है। एक्सचेंज एनर्जी 6 किस में होगी, इस वाले में होगी। एक ऐसे ऐसे, सॉरी पहले ऐसे करते हैं फिर उल्टा करते हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन है अपने पास। एक घर में ऊपर वाले बंदे, ऊपर उल्टे बंदे भी 6 हैं, 3 है, सीधे बंदे भी 3 है, तो इनके भी 3 एक्सचेंज होंगे, इनके भी 3 एक्सचेंज होंगे, 3 और 3 6 हो जाएंगे आंसर, ठीक है। और अब अगर किसी के मन में डाउट है कि यहाँ पे भी तो 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो ये स्टेबल क्यों नहीं और ये ज़्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसका आंसर है कि जो पहला पॉइंट था ना, नेचर लव सिमिट्री। अब देखो नेचर को पसंद है ना एक घर में, अगर ये 3 बंदे रह रहे हैं और सीधे वाले, और एक बंदा बेचारा उल्टा रह रहा है, तो उसको मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा ना, बेचारा अकेला रह जाएगा। तो इसलिए ये सिमिट्री इस तरह से रहती है, तो स्टेबल रहता है चीज़ें। हाँ, इसलिए हाफ फील्ड और फुल फील्ड स्टेबल रहती है। अभी देखते हैं पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसमें ऐसे है कि एक एटम में है ना, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के, ये सब कुछ सेम नहीं हो सकता। उसका n भी सेम है, उसका l भी सेम है, उसका m भी सेम है, उसकी स्पिन भी सेम है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई एक ना एक चीज़ तो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का सिस्टम पूरा समझाता हूँ, वो 1s 2s अपन लिखते हैं ना, उसके चीज़ पूरी की पूरी चीज़ समझाता हूँ। तो क्या होता है ना, अपन सबसे पहले अपने को काउंटिंग आती होगी, तो अगर अपन काउंटिंग लिखे ना 1 2 3, थोड़ा बड़ा कर लेता इसको, 1 2 3 4 5 6, ऐसे काउंटिंग लिखे तो अपन लिख लेंगे। और अपने को SPDF भी लिखना आता है, SPDF, ठीक है इतना। तो अपन क्या करते हैं ना, पहले अपन लिखते हैं 1 का मतलब क्या है, SPDF में है ना, SPDF इनमें से एक ही आ सकता है कोई, मतलब इसके अंदर तो ऐसा है। सबसे अपन ऐसे अपने को इनमें से ना कोई, इनमें से एक एक करके चूज़ करने हैं SPDF में से, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही जगह है, तो सबसे पहले है ना अपन इसको चूज़ करेंगे, इन सबको नहीं कर सकते, लाइन में से सबको सबसे पहले इसको चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे भर दिया अपन ने 1s। अब 1 था तो एक ही जगह थी, तो SPDF में से सिर्फ अपन S को ही ले पाए, ठीक है। अब आते अपन 1 की तो बात खत्म हो गई, अब अपन आते हैं 2 पे। तो 2 पे क्या 2 की जगह है। अब SPDF में से अपन इन सबसे पहले वाले को लेना ज़रूरी है, तो एक S ले लेंगे, एक P ले लेंगे। D के लिए जगह नहीं है तो आएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा 2S और 2P। वैसे अगर 3 है तो 3 की जगह है SPDF, तो S इसमें आ जाएगा, P इसमें आ जाएगा, D इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो 3S 3P और 3D, ठीक है। अब बारी आती है 4 की। 4 में 4 की जगह ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, तो 4S 4P 4D 4F। अब आई 5 की बारी, तो 1 2 3 4 5 SPDF, ये इसमें चला गया, इसमें चला गया, इसमें चला गया, इसमें चला गया। अभी बेचारा ये एक चीज़ अकेली रहेगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर G होता ना कोई, अगर कोई G होता SPDF के अलावा, अगर कोई G ऑर्बिटल होता, तो उसमें इसकी जगह यहाँ पे G आ जाता, 5G होता, ठीक है। अगर अपन लिखे ना ऐसे SPD, अगर इस रूल से चले ना SPDF से, ये 5 की जगह में 5 ही भर सकते हैं, तो एक G होना चाहिए। तो G यहाँ पे 5 की 5G होना चाहिए, लेकिन 5G होता नहीं है, तो उसको अपन काउंट नहीं करते, अपन लिखते नहीं हैं, ठीक है। तो 5S हो गया, 5P हो गया, 5D हो गया, 5F हो गया, ठीक है। तो अब क्या है ना, N+L रूल सिखाता हूँ, ठीक है। N+L रूल, N क्या होता है, ये जो नंबर लिखे हैं सारे के सारे, और L क्या होता है। L अगर नहीं पता, ढंग से नहीं पता, तो नॉर्मली बस SPDF, L की वैल्यू S के लिए 0 होती है, इसके लिए 1 होती है, इसके लिए 2 होती है, इसके लिए 3 होती है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, तो इसको एक जगह लिखते हैं अपन। हाँ, अब है ना, इनमें अपने को इनका N+L काउंट करना है सभी का, ठीक है। 1 का क्या होगा, 1, S की वैल्यू क्या है 0, 1 + 0 1 हो गया, ठीक है। हाँ, तो अगर अपन इस 2S के लिए देखें तो 2 + 0 2 हो गया, ठीक है। और अगर 2P के लिए देखें तो 2 प्लस यहाँ P की वैल्यू क्या है, सॉरी यहाँ पे भी D लिख दिया, P की वैल्यू क्या है 1, 2 + 1 3 हो गया, यहाँ 3 + S 3S 3 हो गया। और अगर 3P का देखें तो 3 + 1 क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। अब अगर हम 3D का देखें, 3 + 3 D की वैल्यू 3 होती है ना, 6 हो गया। SP, अरे यार मैं पागल हूँ, SPDF है, हाँ हाँ। D की वैल्यू 2 होती है ना, तो 3 + 2 5 आ गया, 3D
थ्री का 3 है और डी की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 5 आ गया। अब अपन 4s देखते हैं, 4s 4 + 0 यहाँ 4 आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे जो है 5 और 2 7, 5 3 8 ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ देख रहे हो ये कुछ सिमिट्री सी नहीं लग रही, यहाँ तक तो ठीक था कि हाँ 1 2 3 3 4, ये 5 कहाँ से आ गया, यहाँ तो मतलब ऐसे अनसिमिट्री सी लग रही है ना। तो इसी को ही ना हम अच्छे से अरेंज कर देते हैं 1 2 3 4 के हिसाब से। पहले 1 वाले आने चाहिए, फिर 2 वाले आने चाहिए, फिर 3 वाले आने चाहिए, फिर 4 वाले आने चाहिए, फिर 5 वाले आने चाहिए। तो ऐसे इनको अरेंज करते हैं। अगर हम इनको अरेंज करें ना तो ये 1s से ये यहाँ तक तो सही है, 1 से 2 से 3 तक 1s 2s 2p 3s और 3p तक भी ठीक है, ठीक है। बात यहाँ पे ये दिक्कत होती है, तो इसको क्या 4 को अपन ऊपर ले आते हैं, 5 को अपन नीचे ले आते हैं, तो यहाँ आ जाता है 4s और यहाँ आ जाता है 3d, ठीक है। अब यहाँ पे आती है, अब देखते हैं सबसे पहले ये 4 के ख़त्म हुए क्या, 4 और कहीं पे भी आता है क्या, ठीक है। हाँ, अगर अपन इससे आगे जाए ना 6s तो 6 + 0, ठीक है, तो लोएस्ट यहाँ पे 6 आ गया, तो इसका मतलब है ना कि 4 तो आगे नहीं मिलेगा, तो 4 का तो काम अपन ने ख़त्म कर दिया, 4s और 3d, ठीक है। ये था 4s और 3d, 4 का तो काम ख़त्म हो गया। अब बारी आती है 5 की। अब देखते हैं, हाँ तो अपन क्या है ना, अब इस 4 का काम ख़त्म कर दिया अपन ने, अब अपन 5 का देखते हैं 5 कहाँ पे, एक यहाँ पे है 3d, एक यहाँ पे है 5 4p, एक यहाँ पे है 5s। अब देखो अगर अपन को चेक करना है ना कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, कि मतलब और आगे कहीं 5 आएगा तो नहीं, तो अपन सबसे पहले ना s मतलब 5s है 5 + 0, तो यहाँ पे 5 के साथ अगर और कुछ भी जुड़ेगा ना आगे 5p जुड़ गया तो 5 से तो बड़ी वैल्यू आएगी ना 6 7 8, और अगर 6 भी आ गया तो 6 ही वैल्यू आएगी, तो 5 की आखिरी वैल्यू हो जाती है, ठीक है। किसी की भी आखिरी वैल्यू देखनी हो ना तो उसके साथ में अगर s जुड़ा है ना वहाँ तक उसकी आखिरी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे अपन 5 वाला तो जोड़ देते चलो, ठीक है 3d, सॉरी यहाँ पे क्या है, हाँ 3p 4 था और ये 4s ये जोड़ दिया। अब बारी आती 3d की, 3d यहाँ पे है 3d जोड़ दिया, अब ये 4p यहाँ पे 4p जोड़ दिया। लास्ट में लिख के बताऊँगा ना एकदम बढ़िया से सुंदर सी 1 2 3 4 5 लिख के आएगी, ठीक है। और यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, ये मिल गया अपने को 5 वाला, तो यहाँ पे अपन ने 5s लगा दिया, ठीक है। और 5 का काम अपना ख़त्म हो गया। इनको ना साथ साथ मिटाता जाता हूँ, ठीक है। ये मिट गया, 5 का काम भी ख़त्म हो गया, कुछ गलत तो नहीं मिट गया मेरे से, ठीक है। 5 का काम खत्म हो। अब 5 के बाद 6, अब देखते हैं 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, 6 के साथ ऐसे, तो इसकी 6 की आखिरी वैल्यू है, तो 6 3 जगह, तो पहले अपन लिखेंगे 4d, फिर लिखेंगे अपन 5p, फिर लिखेंगे अपन क्या लिखेंगे बोलो 6s। 6 का भी काम अपन ने ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब क्या बचता है 7। अब देखो ये 5d पे 7 है, अपन ने आगे कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। अगर अपन लिखने जाए ना 100 200 तक लिख सकते हैं आराम से, इन्फिनिटी तक जाएगा यार, SPDF GS LMNOP खूब जाएगा, आगे जाएगा, ठीक है। तो 5s के को अपन ने मिटा के सही, हाँ ठीक है। तो 6s तक लिखा था आपने, अब अपन आगे लिखते हैं 6p 6d 6f। अपने को 7 और चेक करना है तो अपने को 7s तक जाना पड़ेगा, 7s, ठीक है। ये 7 की आखिरी वैल्यू है, इनकी वैल्यू लिख लेते हैं 6 और 1 7, 6 और 1 7, 6 और 2 8, 6 और 3 9, ठीक है। तो यहाँ पे अपना 5s आ गया, तो अपने को अब 6 चाहिए, ये 6 की आखिरी वैल्यू अपने को यहाँ मिल गई, ठीक है। सॉरी मैंने 6 भर दिया था ना, 6 की वैल्यू अपने को आखिरी यहाँ पे मिल गई, तो यहाँ पे 3 6 वाले हो गए, इनको अपन अरेंज कर देते हैं। 4d आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, फिर आ जाएगा 5p, फिर आ जाएगा 6s, ठीक है। और कहीं तो 6 है नहीं, तो अब 6 का मामला भी ख़त्म हो गया अपना। अपन देखते हैं 7 कहाँ पे है, ठीक है। 7 एक यहाँ से 7 मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। 7 ऐसे तो 7 की आखिरी वैल्यू है, ठीक है। तो अब आ जाएगा 4f, फिर आ जाएगा 5d, फिर आ जाएगा अपना
6p और फिर आ जाएगा 4f5d 6p और फिर आ जाएगा 7s। ठीक है, आखिरी 7p तक जाएगा अपना मामला। अगर 7p तक देख लेना तो उतने काफ़ी है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। 7s के बाद आता है 7p, 7d, 7f। अगर इसकी दिक्कत हो रही है 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख लो, और s p d f ये रिपीट करते जाओ। अगर 1 के हिसाब से s भरेगा, 2 के हिसाब से s और p भरेंगे, 3 के हिसाब से s p d भरेंगे, 4 के हिसाब से s p d f चारों भरेंगे। तो आगे चलते ऐसे भर देंगे। ठीक है, तो अभी 7p तक अपनी आखिरी वैल्यू है। मतलब अगर अपन एटॉमिक नंबर 118 देखें ना, आखिरी है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की लास्ट वैल्यू ना 7p तक खत्म होती है। तो इसके आगे अपने को याद करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, रुको कुछ लोचा हो गया है। आखिरी वैल्यू है, ठीक है 7p, ठीक है। तो अभी अपन ने 7वें भर दिए थे कि 7वां, ठीक है 7 भर दिए थे, 7 वाले हटा देते हैं एक बार। अब हाँ 5 भर दिए। अब आ रही आती 8 की। ठीक है, तो 8 जो है ना, 5 और 3 8, 4 और 3, हाँ तो 8 आना, ये 5f मिल गया, यहाँ पे 5f भर दिया, ये 8 6d मिल गया, यहाँ 6d भर दिया। ठीक है, और आखिरी, हाँ चलो ठीक है 8 तक ले ही जाते हैं इसको। 7d 7f और 8s, बस आखिरी 8। ठीक है, 8 तक ले जाते हैं इसको। मुझे भी क्या याद नहीं है ना, तो मैं बनाता ही हूँ बस। हाँ ठीक है, तो सही था, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था। तो अभी अपन ने 7 तक तो भर दिया, 6 + 2 8। अरे कन्फ्यूजन सी हो गई थी मुझे, अब सब क्लियर है। तो सीधी सी बात है, मेन अपना रूल ये है कि सबको अपने को सिमेट्री में जचाना है। ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 करके। तो यहाँ तक 7 हो गए थे, अभी 8 भरना है अपने को। तो 8 अपन एक 5 भर देंगे, यहाँ 6d कर देंगे। और 7p का मतलब क्या होता है, 7 + 1, ये p की वैल्यू 1 होती है ना। 7 + 1 यहाँ पे आ गया 8, 7 + 2 यहाँ पे आ गया 9, 7 + 3 यहाँ पे आ गया क्या 10, और यहाँ 8s का मतलब 8 आ गया। ठीक है, अब जो ऑर्गेनासोन होता है ना 118 अनऑक्टेनियम, ठीक है, तो वो लास्ट में sp6 तक भरता है बस। तो इसके आगे वालों की अपने को जरूरत नहीं पड़ती, बस अपने लिखने के लिए लिख सकते हैं एक बार। तो 6d के बाद आ गया 7p, तो यहाँ तक अपन इसको समाप्त कर सकते हैं। अगर आपको आगे भी लिखना है तो 8s लिख लेना, फिर आगे चलते चलते ये सारी चीज़ें चलती जाएंगी, फिर आगे और बढ़ता जाएगा। तो अपने सिलेबस में तो इतना ही है कि 7p तक अपने याद करना है। अब ना इन सब के n+l की वैल्यू लिख के दिखाता हूँ आपको। यहाँ गया 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 3 4 4, 4s का मतलब 4 + 0 4, 3d का मतलब 3 + 2 5, 4p का मतलब 5, 5s का मतलब 5, 4d का मतलब क्या 4 और 2 6। मैंने गलती पकड़ी ना यहाँ पे, ये यहाँ पे इस 4d को हटा देते हैं। ओह मैंने 2 बार रिपीट कर रखा 5s 4d। ठीक है, इनको हटा देते हैं। 4d की वैल्यू 6 आ गई, 5p की वैल्यू क्या आ गई 5 और 1 6, 6s की वैल्यू 6, 4f की वैल्यू 4 3 7, 5d की वैल्यू 5 और 2 7, 6p की वैल्यू 6 और 1 7, 7s का मतलब 7, और ये 5 5 3 8, 6 और 2 8, और 7 और 2 सॉरी 7 और 1 8। अब देखो एकदम सिमेट्री, बिल्कुल सिमेट्री। 1 2 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8। अब ये ना एक सीक्वेंस बन गई। इस ये n+l रूल के हिसाब से है ना, कि जिसका n+l कम है ना उसको पहले लो। यानी कि इसमें अगर अपन इलेक्ट्रॉन भरेंगे ना, तो पहले अपन इसमें भरेंगे, फिर इसमें कंप्लीट हो जाएंगे, फिर इसमें भरेंगे, फिर इसमें कंप्लीट हो जाएंगे, इसमें भरेंगे। तो ऐसे करते करते ना एक सीक्वेंस आ गई, अपन ने सीक्वेंस बना ली। तो अगर आपको रटा नहीं जाता ना, ये जो सीक्वेंस NCERT में दी होती है वो ऐसे जिगजैग सी, वो नहीं रटी जाती ना, तो इसके पीछे कंसेप्ट सीखो। थोड़ी बहुत मुझे कन्फ्यूजन हो गई थी, थोड़ा टाइम लगा था, बट ठीक है। बस मेन सिंपल चीज़ है कि 1 2 3 4 के हिसाब से अपने को अरेंज करना है n+l को। तो अब क्या है ना, अगर अपन, अब मैं तो देखो करके दिखाऊंगा नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो तुम क्या है ना घर पे ट्राई कर लेना। जैसे 1 2 का मैं बताता हूँ। अगर मान लो अपने को लिखनी है
नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7 होता है क्या? हाँ ठीक है, 7 होता है। इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है और हमने इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो सबसे पहले अपने सीक्वेंस क्या था, अपन ने क्या बनाया था? ये रहा वो सीक्वेंस जो अपने बनाया हुआ था, 1s 2s 2p 1s 2s 2p। अब है ना एस में इसका इलेक्ट्रॉन बताओ, एस में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं, और अगर अपन इसमें 4 जोड़ दें तो पी में 6 भर सकते हैं, और डी में कितने भर सकते हैं? 10 भर सकते हैं, और 4 जोड़ दे तो एफ में 14। और अगर जी होता ना तो इसमें और 4 जोड़ दे तो एफ जी में 18 भर सकते हैं, लेकिन जी होता नहीं। तो एक डी इक्वल टू 4 की ए भी बन जाती है, मतलब अगर याद नहीं है तो एस पी डी एफ। तो इसमें 2 भर सकते हैं, तो 7 में से अपन जो है ना 2 यहाँ भर देते हैं। 7 में 2 गए कितने बचे? 5। 2 यहाँ भर दिए और 5 बचे। एस 2 ले सकता है, इसमें से भी और 2 यहाँ भर दिए, कितने बचे? 3 बचे। अब पी मैक्सिमम 6 ले सकता है, तो अपन ने यहाँ पे इसमें 3 भर दिए। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी कितनी? 1s2 2s2 2p 3। अगर गिनेंगे तो 7 आएगा इसका सम, ठीक है। एक वो छोटी सी चीज़ है कि अगर हीलियम का एटॉमिक हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ना 1s2, क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s2। अगर अपने को अब नाइट्रोजन की देखनी है ना, नाइट्रोजन की, तो 1s2 2s2 2p3। अब कुछ कॉमन दिख रहा है। अब इस 1s2 को मैं हीलियम लिख सकता हूँ ना, n इक्वल टू हीलियम 2s2 2p3। अब ये कहोगे यार ये तो इतनी सी चीज़, इसको 1 से लिख देते। रुको ज़रा सब्र करो। अभी है ना, अगर अपन कोई बड़ा वो लेते हैं ना, जैसे आयोडीन ले लेते हैं अपन, आयोडीन, ठीक है। आयोडीन की कितनी होती है एटॉमिक नंबर? आयोडीन का 53 होता है। अब मैं क्या गधा हूँ क्या जो 53 को 1s 2s 2p3 ऐसे करते करते इतनी लंबी लाइन भरूँगा, पेपर में लिख के आऊँगा ऐसे, इतना बड़ा कुछ है इसमें 5-10 मिनट पूरे लग जाएंगे। पहले 2 भरो इसमें से, फिर इतने भरो। इससे अच्छा ना एक चीज़ अपन करते हैं, पीरियड टेबल में अगर 53 है ना आयोडीन, तो अगर अपन पीरियड टेबल में देखें ना तो आयोडीन किसकी लाइन में आता है? जीनॉन की लाइन में आता है, ठीक है। और ये किससे पहले होता है? सॉरी हाँ, जीनॉन की लाइन में आता है। और अगर अपन जीनॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें ना तो क्या आती है? ये आती है। अब इसको है ना, ये तो याद कर लेना, ठीक है, ये याद कर लेना। ये 5s2 ये क्रिप्टन तक आता है, मतलब ये है ना क्रिप्टन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ इतनी बड़ी होती है, तो ये ना जेनॉन में उतनी चीज़ आती है, तो उसको अपन क्रिप्टन से रिप्लेस कर देते हैं, तो बाकी जो बचता है वो ये है, ठीक है। अब इसमें 54 इलेक्ट्रॉन, इसमें 54 है, और आयोडीन का क्या होता है? 53 होता है ना। इससे 1 इलेक्ट्रॉन कम है, माइनस किया, आंसर 1 आ गया। तो अब क्या करेंगे ना, इसमें से ये जो 6 है ना, इसमें से 1 अपन कम कर देंगे, और तो अपनी क्या होगी? आयोडीन की कितनी होगी अपनी? फिर आयोडीन की मतलब ये जेनॉन की लाइन में आता है, तो इसकी ये वाली लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे ना, तो जितना कम आएगा ना, जितना कम आएगा, 6 तो 8 18, ठीक है, जितना जितना सम इनका जो सब्ट्रैक्शन आएगा ना उतना इसमें से कम कर देंगे। तो आयोडीन का आ जाएगा क्रिप्टन एज इट इज़ 5s2 4d10 और 5p5, ठीक है, 5p5। अगर मान लो आयोडीन से पहले क्या आता है? टेलुरियम आता है। टेलुरियम क्या आता है? 52 होता है। अब यहाँ पे अपने को अगर टेलुरियम की लिखनी है, टेलुरियम आता है जेनॉन की लाइन में, ठीक है। तो जेनॉन की लिखेंगे पहले क्रिप्टन 5s2 4d10 5p, ठीक है। अब अगर अपन इसमें से 52 माइनस कर देते 2 आ जाता है, तो इस 6 में से अपन 2 घटा देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये है ना, घर पे एक बार जो भी मैंने सिखाया ना n+l इसको पूरा प्रैक्टिस करके, और फिर जो ये जितनी भी मैंने खुद लिखी है, तब जाके मुझे समझ आया पूरा अच्छे से, नहीं तो मेरे को समझ नहीं आता था क्या क्या चीज़ है। ये जितनी भी है ना ये लिख लेना। और ये जो है ना, अब कुछ ना इसमें एक्सेप्शन आते हैं, डी ब्लॉक के कुछ एक्सेप्शन आते हैं। तो अब क्रिप्टन है ना, क्रिप्टन ही है ना, तो ये जितने भी लिखे ना क्रिप्टन कॉपर नायोबियम, इनका स्क्रीनशॉट ले लो अभी।
ये जितने भी हैं ना सारे सारे एक्सेप्शन हैं। तो ये क्या करते हैं ना, मैं भी दिखाता हूँ। हाँ, तो ये ना क्रिप्टन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी है, आर्गन की लाइन में आता है, तो उस हिसाब क्रिप्टन की लाइन में आता है, उस हिसाब से जो है यहाँ पे मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी। अब अगर अपने रूल से चले तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आनी चाहिए 4d4 3d4 4s2 3d4। अब ये कहना, ये तो उल्टा लिखा हुआ है इसलिए क्योंकि एटम दिखता ऐसा है, ठीक है। अपन अगर भरेंगे तो पहले 4s2 लिखेंगे और 3d4 लिखेंगे, ठीक है। पहले इसमें 2 भरेंगे, इसमें 4 लिखेंगे। अब एटम है ना, ये तो भरने की सीक्वेंस होती है, ठीक है, ये अपने खुद बनाया। एटम एग्जिस्ट कैसा करता है, 1 2 3 4 के हिसाब से एटम। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि ये जो एटम होता है ना, नॉर्मल सा एटम है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती तो ऐसी है 1s 2s 2p 3s 3p 3d, फिर आता है 3f आता है, फिर आता है 4s, ऐसे 1 2 3 4 के हिसाब से आराम से चलता है, ठीक है। अपने तो जब भरते हैं ना, जब इलेक्ट्रॉन भरा जाता है ना इसके अंदर, मतलब जो भरने का जो रूल देखा है ना अपनों ने, वो ऐसा देखा है कि जो जिसकी n+l की वैल्यू कम होती है इसमें पहले भरा जाता है, पर ये दिखता तो ऐसा ही है। अब मान लो यहाँ पे अपन 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर अपन 3s में भरते हैं, फिर 3 पे भरते हैं, फिर अपन 4s में भरते हैं। तो ऐसे हो सकता है, ये 3s2, ये 0 ये 0 ये 0, फिर अपन इसमें भरते हैं, फिर अपन इसमें भरते हैं, तो ऐसे चलता है, ठीक है। तो इसको कन्वीनियंट बनाने के लिए ना अपन ने नॉर्मल 1s2 2s2 मतलब इस तरह से किया है। भरने की सीक्वेंस ऐसी होती है n+l के हिसाब से, लेकिन जो अपन नॉर्मल जो एटम दिखता है ना, जो एग्जिस्ट जिसमें करता है ना, वो ओनली n के हिसाब से करता है, कि इसमें तो 1 2 3 4 के हिसाब से आएगा भाई। 1 वाले एक जगह SPDF, 2 वाले एक जगह SPDF, 4 वाले एक जगह, ऐसे। तो इसीलिए वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, या फिर बुक्स में ऐसा लिखा होता है। तो क्या होता है ना, अपन इसमें देखें तो जो 3D वाला है ना, ये सारे जो एक्सेप्शन मैंने बताए थे, तो जो D वाले हैं ना, ये जो 3D वाले हैं, तो ये क्या करते हैं ना, इस 4s से एक इलेक्ट्रॉन चुरा लेते हैं, बहुत बड़े चोर होते हैं, ठीक है। तो ये 4 है तो 5 बन गया यहाँ से, इससे लेके। अब इसका रीज़न ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे इसको हाफ फील्ड स्टेबिलिटी चाहिए थी, इसको फुल फील्ड स्टेबिलिटी चाहिए थी, फुल फील्ड स्टेबिलिटी चाहिए थी, इसने ले लिया। अब ये नायब भाई साहब क्या कर रहे हैं, इनको अपनी 5 करने के लिए 2 लेना चाहिए था, अभी एक ही ले रहा है, अभी पता नहीं क्या कर रहा है, पर ये एक इससे ले लेता है, ठीक है। ये भी इससे एक, ये जितने भी सारे हैं ना, ये D वाले S वाले से एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को थोड़ा ज़्यादा बना लेते हैं। ये 9 था 10 बन गया, 8 था 9 बन गया। ये एक महारत है ना, ये सबसे बड़ा दोगला, ये सबसे बड़ा दोगला है, ठीक है। मैं ना तेरा अभी दोगलापन निकालता हूं, मैं बताता हूं तू कितना बड़ा दोगला। तो ये क्या करता है ना, ये 8 है ना, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, ये इससे पूरे पूरे खा जाता है इसका। ये 8 था तो ये 10 बना लेता है बेचारे, 5s को बेचारा 0 छोड़ देता है। तो ये अकेला बंदा है ना, ऐसा करता है। तो जो भी लिस्ट है ना, ये जो भी लिस्ट दी है ना मैंने, ये जो भी लिस्ट है ना, ये, अरे यार, तो इसमें क्या है, ये जितने भी है ना, ये सारे सारे ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है शो करते हैं, ठीक है। पैलेडियम जो है सबसे बड़ा दोगला होता है। अब कुछ क्वेश्चंस है, ये वाई हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड स्टेबल ये बता दिया था। अब ये है कि अगर ना अपने पास 7 ग्रुप्स होते हैं, सॉरी 7 पीरियड्स होते हैं, और अगर 8th पीरियड होता है ना, तो इसमें कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। तो उसका ऐसा है कि अगर अपने पास 7 पीरियड है तो अपने पास 18 एलिमेंट उसमें, सॉरी 18 क्या है, 36 एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर 8th पीरियड में है तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ना एक ऐसे होता है, तरीका होता है, पहले अपन 8 लिखेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे, फिर एक यहाँ पे 8 लिखेंगे, फिर अपन P लिखेंगे। अब है ना, ये एक तरीका होता है, मतलब ट्रिक है एक तरह से। 8 लिखेंगे, इधर 8 लिखेंगे SP, फिर यहाँ पे D लिखेंगे, यहाँ पे F लिखेंगे, और 8 से कम लिखते जाएंगे, जैसे 7D 6F 5G, ठीक है। तो SPDFGHI ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे, ठीक है। तरीका है एक तरह से। SP 8 है तो इधर 8, DF 8 से कम 7 6 5G, ये ना इसको प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी। तो अपन ने अब ये बताया था ना, S में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ना 7 है ना, अपने पास 7 ग्रुप 7 पीरियड 7 पीरियड होते हैं, तो यहाँ पे 7S 7P 6D और क्या है
5 SPD 5F और 4G हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 4 के पास 4 ही जगह है, तो SPDF ही आ सकता है उसके अंदर, G कहाँ जाएगा बेचारा, ठीक है। तो ये होता है। अगर अपन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन देखें ना, तो S में 2 भर सकते हैं, P में कितने भर सकते हैं 6, D में 10 भर सकते हैं, इसमें 14 भर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इन सब का सम कर देना तो 36 आंसर आता है। इसका मतलब है कि जो सातवां पीरियड है ना, उसके अंदर 36 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। अब कोई पीरियड टेबल को देख के मत कहना कि 18 करते हैं। वो जो ग्रुप 3 होता है ना, उसके अंदर जो एक्टिनियम सीरीज होती है ना, वो उसमें और आ जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया 7। अगर आप अपन से पूछे ना कोई कि 8वां पीरियड होता तो उसमें कितने एलिमेंट होते, तो अपन ऐसे निकालेंगे, ठीक है। 5G। अब यहाँ पे 4H क्यों नहीं हुआ? कि भाई 4 के बाद हमारे पास 4 ही जगह, वो G को नहीं ले पा रहा, वो S को क्या लेगा? तो अगर अपन निकाले ना, तो इसमें 2 भर सकते हैं, इसमें 2 में 4 जोड़ देंगे 6, इसमें 10, इसमें 14, अब 14 में 4 जोड़ेंगे 18। इन सब का सम कर दो, आंसर 50 आ जाएगा। तो 50 एलिमेंट इसमें भर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। तो ये जो ट्रेंड वगैरह ये सब मेरा अभी इनकम्प्लीट है, तो जब कंप्लीट हो जाएगा तब वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।